नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम लगातार ज़मीन से जुड़े मुद्दे को उठाते रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों से, आप लोगों से होता है। इस बार हम जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं वो राजधानी रायपुर के बेहद पॉश इलाके में, बल्कि यूँ कहें कि रायपुर के हृदय स्थल पर मौजूद शांति नगर रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर के हम आए हैं। और हम खड़े हैं उसी जगह पे जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आना है। राज्य सरकार के मुताबिक ये बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा। गौरव पथ से सटे करीब 37 एकड़ ज़मीन है ये, जिसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी ज़मीन पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, कभी ये सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के आवास हुआ करते थे, लेकिन अब इसे तोड़ करके 37 एकड़ की करीब ज़मीन खाली कराई जाएगी और उस पर रीडेवलपमेंट के नाम से प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट जितनी महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसको लेकर, एग्जीक्यूट करने को लेकर जो तरीका अपनाया जा रहा है, अब वो विवादों के घेरे में है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को शुरू में कहा गया था कि हाउसिंग बोर्ड, जो राज्य सरकार की एजेंसी है, वो डेवलप करेगी। लेकिन अब राज्य सरकार की कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का फॉर्मूला PPP मॉडल तैयार किया है। यानी ज़मीन सरकार की होगी, लेकिन उस पर काम करने का पूरा दायित्व प्राइवेट बिल्डर्स को सौंपा जाएगा। और इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। हम अब आपको लिए चलते हैं, इस लोकेशन को दिखाना चाहेंगे कि प्राइम लोकेशन क्यों है। उस बात को भी देख लीजिए तस्वीरों में कि मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, इसके ठीक सटे ये गौरव पथ है, मेन पर, और इसके ठीक सामने ये गांधी उद्यान है और उसके सटा हुआ CM हाउस का जो वर्तमान बंगला है वो मौजूद है। तो आप इस तस्वीर को देख करके समझ गए होंगे कि क्यों ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है और इसी बेशकीमती ज़मीन को लेकर के अब क्यों विवाद शुरू हुआ है। जो स्थानीय रहवासी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो फिलहाल यहाँ पे रहते थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनका विरोध किस बात को लेकर के है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर के चूंकि आप लोग यहाँ पे रहते आए हैं, क्या नाराज़गी है? शुरू से ही आप विरोध करते रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। जल संसाधन विभाग के 300 आवास यहाँ पर स्थित थे और जिनके रख रखाव में लाखों रुपए हर महीना खर्च होते थे। तो इस कॉलोनी को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आवास, जितने भी आवास थे, सब सही साठ थे, पूरे शासकीय कर्मचारी रहते थे। अनावश्यक उच्च अधिकारियों के दबाव और मंत्रियों के दबाव में इस कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है और यहाँ के शासकीय कर्मचारियों को 20 किलोमीटर दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। जी, आपने कहा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये शायद आपकी अपनी तकलीफ भी है जो आप सहेंगे, जो आप झेलेंगे। जी हाँ, बहुत तकलीफ है। हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कहीं भी हम लोग को आवास, अभी निर्णय नहीं हुआ है कब आवास दिया जाएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस कॉलोनी को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। जब विभाग का लाखों रुपए रख रखाव में खर्चा होता था, सभी आवास अच्छे थे, तो उनको तोड़ने का क्या औचित्य है? क्यों तोड़ा? सरकार तो कह रही है कि जर्जर हो चुके थे मकान, इसलिए यहाँ तोड़ा जा रहा है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया जाएगा। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ प्रोजेक्ट लाया जाएगा, वो हम गरीबों को या हम कर्मचारियों को उससे कोई फायदा नहीं है। तो जो पैसे वाले पूंजीपति है उनको ही लाभ मिलेगा। अच्छा, चलिए, वो तो एक दूसरा ही मुद्दा है। आपसे भी बात करना चाहूँगा, ये जो कर्मचारी यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको तकलीफ तो है ही, विरोध और भी बातों को लेकर के है। तो वो विरोध किस तरह से हो रहा है, आशंकाएं क्या जताई जा रही है? दरअसल जैसे आपने भी चंद सेकंड पहले जो भाई साहब ने कहा था कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बेशकीमती है और इसको हृदय स्थल माना जाता है रायपुर का। सबकी नज़र, गिद्ध की नज़र इस ज़मीन पर है, क्योंकि जबकि ये जो कॉलोनी है ये अभी आज भी बहुत मजबूत है और इस हद तक मजबूत है कि, और दूसरी बात है कि यहाँ इस कॉलोनी को के रख रखाव यानी मेंटेनेंस के लिए एक डिवीज़न है, उसके कई सब डिविजन्स हैं, कई सेक्शंस हैं। मैंने बहुत सारे अमला इसी कॉलोनी के रख रखाव के नाम पर पल बढ़, मतलब उनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद करोड़ों का आवंटन इस मद पे आता है कि इस कॉलोनी के रख रखाव को इसका देखा जाए, ताकि अचानक अगर इतने करोड़ों के आवंटन के बावजूद, मेंटेनेंस के बावजूद, अगर आप अचानक ये कह दें कि मकान जर्जर है, तो ये गले से नहीं उतरता है। ये आपका ये कहना है कि हर साल यहाँ पे लाखों करोड़ के बजट आए हैं मेंटेन के नाम पे, और जब वो मेंटेनेंस होता रहा, मरम्मत होती रही, तो फिर अचानक से जर्जर कैसे हो गया, जिसके आधार पर इसको खाली कराया जाए? जी जी जी, ये है। हाँ, और क्या यदि अगर मेंटेनेंस होता रहा
तभी तो करोड़ों का आवंटन है। अगर करोड़ों का आवंटन को अगर आपने मेंटेनेंस नहीं किया तो फिर करोड़ों का आवंटन कहाँ है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विभाग की ये जो कॉलोनी है वो जर्जर है। और अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले टेंडर बुलवाकर इस कॉलोनी के बाउंड्री वॉल्स, टीन, कवेलू, बत्ते वगैरह जो लकड़ियां हैं उनको रिपेयर किया गया था। तो इसके बाद अब बताइए, आप उसको अगर अचानक आप एक सुर में बोल दें कि अपने निजी स्वार्थ के नाम पर कि हम ये जर्जर है और उसको तोड़ना होगा और आपको बेघर किया जाता है, तो कर्मचारियों को तो बहुत परेशानी है। कर्मचारियों को परेशानी होगी। चलिए, ये जो परेशानी हो रही है यहाँ पे रहने वालों को, ये तो तकलीफ समझ में आता है कि अभी आप लोग एकदम सेंटर में रहे और विस्थापित होने का ये दर्द है। इसके अलावा भी कोई परेशानी है या सिर्फ यही परेशानी है? परेशानी तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे जो कर्मचारी रह रहे हैं उनको किसी बच्चे को पढ़ाई है, लिखाई है, आस पास के हम कहीं 20 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो हमें सारी सुविधाएं जो मिल रही है हमें बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज हम लोग जी किसी प्रकार के 300 कर्मचारी यहाँ रहते हैं, उनको किसी प्रकार का नोटिस दिया गया ना किसी और कुछ दिया गया है। आनंद फानन में आकर दबावपूर्ण बिल्कुल दीवार गिरा दिया, तोड़ा गया है। किसी भी कर्मचारी को भी नहीं दिए गए। छोटे कर्मचारी को तो और बहुत सी परेशानियां झेलने पड़ रहे हैं। छोटे कर्मचारी जो हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभी किसी प्रकार नोटिस नहीं दिया। 20-25 लोग को दीवार गिरा दिया गया है और दबावपूर्ण गिरा। अभी किसी प्रकार प्रोजेक्ट के भी कार्रवाई हुई नहीं वहाँ पर। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि उनको बिना प्रॉपर विस्थापित किए हुए, प्रॉपर रिहेबिलिट किए हुए वो इस तरह से कार्रवाई की जा रही है, समुचित व्यवस्थापन किए नहीं है और आनंद फानन वहाँ के सारे दीवारों का गिरा कर सबको जाना पड़ रहा, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और छोटे कर्मचारी कहाँ जाएंगे? उनके पास उतने ये नहीं है कि किराए में जा सके और कहीं रह सकें। और किसी का विस्थापन शुरू हुआ कि नहीं? किसी को रख रहे हैं कि नहीं कहीं पे अभी? जो विस्थापन करने को हमको दिया गया बहुत जर्जर, इससे भी जर्जर हालत, एक कमरे 10 बाई 10 के कमरे में हमको वहाँ विस्थापन के लिए बोला जा रहा है। जहाँ हमारी सामान भी नहीं आ पाएगा, न हमारे परिवार आ पाएगा वहाँ पर। अच्छा, तो ये इस प्रोजेक्ट को लेकर के है कि आखिर क्यों 300 करीब कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से विस्थापित किए हुए, रिहेबिलिटेट किए बगैर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसकी सिर्फ यही तकलीफ है या कुछ और भी दूसरी तरह की तकलीफें वो फेस करते हैं? जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, कोरोना पीरियड हो गया, ठीक से वो कहाँ शिफ्ट होंगे, स्कूल वगैरह भी आसपास में ही होंगे सब। हाँ, तमाम तरह की परेशानियाँ हैं और व्यवस्थापन भी ठीक से कर नहीं रही है शासन। और जहाँ दे रही है काशीराम नगर में, वहाँ रहने लायक नहीं है। इससे भी जर्जर स्थिति वहाँ की है। अच्छा, तो शासन को ठीक से व्यवस्थापन करना चाहिए उचित, और कर्मचारियों के हित में कोई उचित निर्णय लेना चाहिए। और जब तोड़ी रही है तो यहाँ पहले व्यवस्थापन करे। इतना बड़ा 38 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें शासन बना के गरीब वर्गों को, कर्मचारी लोगों को दे सकती है, जिससे आम कर्मचारी भी यहाँ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी इसको लेकर के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके पास कभी गए, बात की कि पहले हमें ठीक से विस्थापित तो कर दीजिए, फिर उसके बाद तोड़फोड़ कीजिएगा? नहीं, इसके बारे में बार बार शासन को अवगत कराया गया है कर्मचारी यूनियन द्वारा, लेकिन शासन का हठपूर्व रवैया जो है इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अब कर्मचारी बहुत मजबूर हो गए हैं और इसलिए आंदोलित है। ये कर्मचारी आंदोलित है। तो ये जो इलाका है और यहाँ पे जो रहने वाले करीब 300 कर्मचारी परिवारों का जो एक समूह है, वो इस बात को लेकर के भी आक्रोशित है कि एक झटके में प्रोजेक्ट के नाम पे इनको विस्थापित किया जा रहा है, और विस्थापन भी ऐसे कि ना कोई प्रॉपर तरीके से उनको मकान दिया गया अभी तक, और ना कोई व्यवस्था की गई, ना उनकी तकलीफ़ को समझा गया, और फिर अचानक से इसको खाली करने का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ और भी लोग हैं हमारे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तो एक कर्मचारियों की तकलीफ के लिए तो है ही, एक बड़ा सवाल इसके पीछे के खेल को लेकर के भी उठने लगा है, क्योंकि अब ये जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हाउसिंग बोर्ड नहीं करेगा, ये लगभग तय हो गया है। तो वो आशंका किस तरह से है और फिर सरकार की मंशा पे सवाल कैसे उठ रहे हैं? सर, ये जो शांति नगर का प्रोजेक्ट है, इसको सरकार वैल्यू रखी है 250 करोड़ रुपए, और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1600-1700 करोड़ रुपए। तो यही समझ नहीं आ रहा है। आप जैसे बिल्डर कोई बना के दे दिया 250 में, आप बिल्डर को दिए, वो आपको दे रहा 400-500 करोड़, फिर बाकी 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है। ये लॉस कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस पे ध्यान नहीं दे रहा शासन। तो छोटे वर्ग को तो फिर प्रॉब्लम है सर। अच्छा, मतलब ये है कि पीपीपी मॉडल के हिसाब से आप ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस तरह का फ़ायदा करीब बिल्डरों को होगा और उसके पीछे जो लोग हैं उसको होगा? जी, हमारे जैसे छोटे कर्मचारी तो यहाँ खरीद नहीं पाएंगे। अगर हाउसिंग बोर्ड का रहता तो एक बार
समझ में भी आता कि मिल जाएगा। अब यहाँ हाई प्रोफाइल सोसाइटी टाइप से बनाएंगे तो छोटे कर्मचारी, छोटे वर्ग के, निम्न वर्ग के तो नहीं खरीद पाएंगे, तो हम लोग से वंचित ही रखा जा रहा है हम लोग को। मतलब एक तरीके से ये लग रहा है कि आम लोगों का हक नहीं है, मतलब किसी और का, बड़े बिल्डर्स का, बिजनेस का। पूंजीपतियों का ही है ये सिर्फ। जिस हिसाब से जी मैं आपके पास जाता हूँ। जी आप भी कुछ बता रहे थे। प्रति स्क्वायर फीट 6,000 रुपये बताया जा रहा है, तो हमारे कर्मचारी तो उससे लाभ मिल ही नहीं पाएगा। प्रति स्क्वायर फीट 6,000 स्क्वायर हिसाब से बेचेंगे बोल रहे हैं लोग, तो हमारे सारे कर्मचारी उसमें रेंज में आएंगे नहीं, अंदर आएंगे नहीं। 6,000 स्क्वायर फीट हम कहाँ चाहते हैं? 1,000 स्क्वायर फीट लेते हैं तो 60 लाख खोर है, तो हम तो उसका हमारे जीवन में नहीं कमा पाएंगे, रिटायरमेंट तो नहीं कमा पाएंगे, तो हम तो उससे वंचित हो गए ना। हमारे जो विभागी जो कर्मचारी हैं, ऐसे तो हम यहाँ से हो ही रहे विभागी से वंचित, और उधर से वंचित रहेंगे। मकान बना के दे 2.5 एकड़ को बना के देने का प्रस्ताव थे इनका, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव कहाँ के पता नहीं, हमारे क्वार्टर बनने के ही नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतें, आर्थिक जो मुश्किलें हैं, आर्थिक पक्ष को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या समझते हैं। देखिए, सरकार तो कह रही है कि हम वर्ल्ड क्लास लाएंगे, इसलिए बाहर के कंपनी को टेंडर देंगे ताकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बने, लेकिन कीमत पे बात नहीं हो रही है। भाई उसकी कीमत क्या रहेगी, क्या वो आम लोगों की पहुंच में रहेगी, ये भी एक पक्ष है। तो सरकार की मंशा बहुत समझ में नहीं आ रही है। सीधी बात है, सरकार अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए प्रोजेक्ट ला रही है। इसमें मध्यम या छोटे जो लोग हैं उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि शासकीय कर्मचारियों के लिए भी 300 क्वार्टर बना के सेपरेट दिया जाएगा ताकि शासकीय कर्मचारियों को भविष्य में शिफ्ट हो जाए। लेकिन अब ये जो हाउसिंग बोर्ड से छीन कर निजी ठेकेदारों को जो दिया जा रहा है, इसमें अब हमको उम्मीद नहीं लगता है कि शासकीय कर्मचारियों के लिए कोई कॉलोनी बनेगी, हम लोग को शिफ्ट भविष्य में किया जाएगा, हमको उम्मीद नहीं लगती। तो ये जो मंशा है, ये जो समझ में आ रही है बातें, तो फिर सरकार कहती है कि हाँ आम लोगों के लिए है, गरीबों के लिए हैं, लेकिन अब जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो शायद गरीब की पहुंच से दूर हो जाएंगे। जो कम से कम मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी पहुंच में तो होगा ही नहीं है। ये सिर्फ जो अरबपति करोड़पति हैं उनके लिए पूरी कॉलोनी जो है ना सरकार ने दे दी है। हम जैसे मीडियम क्लास के लिए यहाँ कोई भूमिका नहीं है, यहाँ कोई भूमिका नहीं रहेगी। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पहले इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड को सौंपा गया था और तब ये लगा था कि अगर हाउसिंग बोर्ड इस प्रोजेक्ट को बनाती है तो फिर उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की पहुंच भी हो सकती है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का जिम्मा ये होता है कि वो ज़मीन का खर्च और जो कंस्ट्रक्शन लागत है उसको, और फिर 8% का ऑपरेशनल कॉस्ट जो उस निगम को या फिर बोर्ड को चलाने के लिए होता है, उसके आधार पर तय होता है। और अब यही मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी गरमाने लगा है। हाउसिंग बोर्ड से वो जिम्मेदारी छीन करके और पीपीपी मॉडल पर देना, ये सरकार का फैसला कहां तक उचित है, क्योंकि इसी फैसले को लेकर के अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल सरकार की मंशा, साथ साथ इस प्रोजेक्ट के पीछे उद्देश्य को लेकर के भी हो रहे हैं और राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। हमारे साथ चर्चा में बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। वो इस मुद्दे पर खुल के बोलते रहे हैं, मुखार होकर के बोलते रहे हैं। अभी आप देखा, ये तमाम लोग हैं ग्रामीण, ये जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, उन्होंने अपनी तकलीफ़ें बताई। साथ में क्या लगता है कि इतनी बेशकीमती ज़मीन को, जो हज़ारों करोड़ की ज़मीन है, महज कुछ 100 करोड़ में बेस प्राइस तय करने की चर्चा हो रही है, पूरी मंशा क्या सच में समझ में आती है कि वर्ल्ड क्लास होगा या कुछ और है इसके पीछे? देखिए, विशुद्ध रूप से जो कांग्रेस सरकार की मंशा जो 2 वर्ष में दिखी, केवल यही नहीं कि सरकारी भूमि पर इनकी नज़रें हैं, बल्कि तमाम पूरे प्रदेश की जो क्रीम जो लैंड है उन ज़मीनों पर इनकी निगाहें हैं। और इसीलिए भूमि आवंटन का जो काम चल रहा है कि अपने लोगों को जिस तरीके से चिन्हित करके कम दरों पर भूमि आवंटन का काम चल रहा है। और कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद से हमेशा से बदनाम रही है भूमि इस तरीके से अपने लोगों को बांटने के लिए। देखिए, आज इरिगेशन कॉलोनी, जिसको हम सिंचाई कॉलोनी कहते हैं, बरसों बरस से यहाँ पे शासकीय कर्मचारी इरिगेशन के और आसपास लगे हुए क्षेत्र में कुछ बस्ती के लोग हैं, कुछ कॉलोनियाँ हैं, अर्थात एक रायपुर शहर की पुरानी बसाहट है यहाँ पर। देखिए, एक और सबसे पहले मैं ये कहूँ कि हाउसिंग बोर्ड, जो मुझे जानकारी है कि इरिगेशन से हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित की गई है ज़मीन। अब हाउसिंग बोर्ड को यदि हस्तांतरित की गई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हाउसिंग बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो किस लिए हुई है? वो सरकारी संस्थान है, वो निर्माण कार्यकर्ता सरकारी, वो इसलिए कि जो प्रदेश के लोग रहते हैं, जो गरीब तबके के सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, वो हाउसिंग बोर्ड एक मध्यम कॉस्ट का मकान बनाए और आम जनता के लिए उपलब्ध कराए। मूल रूप से हाउसिंग बोर्ड का ये काम है। पहली बार ऐसा देखा गया है इतिहास में
कि इरिगेशन से ज़मीन उनको हस्तांतरित होती है और वो पीपीपी मॉडल पर जा रहे हैं, अर्थात एक लम सम वो ज़मीन को दे देंगे और उसके आधार पर कुछ राशि लेकर ये उनको अधिकार दे रहे हैं। दूसरा विषय, एक विषय और महत्वपूर्ण है, देखिए रायपुर शहर अब विस्तार कर रहा है। एक तरफ सरकार ये बात करती है कि हमको ऑक्सीजन, हमको पर्यावरण के दृष्टिकोण से शहर के अंदरूनी क्षेत्र में अब हमको कंक्रीट का जंगल नहीं बनाना है। आपने देखा कि बीजेपी की सरकार के समय क्रीम लैंड जो कि हमारी कलेक्टेड की थी उसको हमने ऑक्सीजन बनाया, वहाँ से भी सरकार पैसा कमा सकती थी। लेकिन आज ये शहर के अंदर में है, इनको यदि कुछ और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो शहर के विस्तार में जाए, 2-4 किलोमीटर बाहर जाए। यहाँ पर यातायात व्यवस्था, यातायात की समस्या है। आज शहरों के अंदर में ये हाउसिंग बोर्ड का एक शंकर नगर में बना है कॉम्प्लेक्स, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, उसमें वहाँ पर जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, दूसरी जगह पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं। अर्थात सरकार को संवेदनशीलता के साथ में समझने की आवश्यकता है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ट्रैफिक के दृष्टिकोण से, और विशेष रूप से इसकी जो गाइडलाइन रेट है, आज ये क्रीमी लैंड है, 10,000, 15,000, 17,000, 18,000 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन को किस आधार पर सरकार को सामने खुल होकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए आखिर वहाँ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मंशा है जो सामने दिखाई दे रही है, इसमें सीधा सा एक आरोप है कि मंशा सरकार की ठीक नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ मामला है। मंशा ठीक नहीं दिख रही है, वो सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और खास करके इस बात को लेकर के भी, चूंकि अब प्राइवेट बिल्डर्स इसको बसाएगा और वर्ल्ड क्लास की बात हो रही है, तो हमने अनुभव में भी देखा है कि रायपुर के आसपास के जो प्राइवेट वर्ल्ड क्लास कॉलोनी है उसमें आम लोगों की पहुँच तो कम से कम नहीं होती है, शायद यहाँ भी नहीं होगी, तो ये भी किसी क्रीम लोगों को ही देने की बात हो। देखिए हो सकता है, अभी इनकी मंशा पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही है कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर सबसे पहले जो शासकीय कर्मचारी हैं, क्यों शासकीय कर्मचारी 10 किलोमीटर दूर जाएगा, 15 किलोमीटर दूर जाएगा, आप उनको क्या व्यवस्था कराओगे वहाँ पे ऑफिस जाने के लिए? आप क्या करोगे? फिर बोलोगे खर्चा हम कम करते हैं, तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है जो लोग बरसों बरस से एक आस्था रहती है, एक लोगों का जुड़ाव रहता है कि जिस मोहल्ले में रहते हैं, एक और हमारे समय भी हमने इसकी प्लान करने की कोशिश की, जर्जर मकान इसको ठीक किया जाए, एक और यही मकान 300, 400, 500 जो कर्मचारियों के मकान हैं उनके एक तरफ बना देते, शेष लैंड पर ग्रीनरी या कुछ छोटी मोटी चीज़ें बना लेते, एक व्यवस्थीकरण करना था तो। लेकिन इनको उठाकर बाहर, और बाहर का कोई बिल्डर आके जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आकर किन दरों पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से ये हाउसिंग बोर्ड के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। आखिर फिर हाउसिंग बोर्ड की आवश्यकता क्या है? जब यदि वो अपनी लैंड को पीपी दे रहा है तो हाउसिंग बोर्ड की आवश्यकता ये सरकार भी कर सकती थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट कर देता, पीपी मोड पे दे देता। तो मुझे लगता है फिर हाउसिंग बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। तो फिर एक सवाल तो ये भी हो रहा है कि क्या हाउसिंग बोर्ड अक्षम है जो इस तरह के फैसले लिए? निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से, यदि ये योजना यदि पीपी मॉडल पर दे रहे हैं, तमाम हम 15 साल में बीजेपी की सरकार के समय तमाम हाउसिंग स्कीमें आई, गरीब लोगों को दिए, आरडीए ने किया, तमाम प्रकार के विषय, लेकिन आज उठाकर आप केवल इसलिए आपको हस्तांतरित की गई कि आप पीपी मॉडल पर दे दें, तो मुझे लगता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मामला ठीक नहीं है। मामला तो रखता ही है, हालांकि राजनीतिक चीज़ों में चल रहा है और आरोप भी है और उसके कुछ आधार भी है। तो बीजेपी के तौर पे हैं आप, अभी विपक्ष में हैं, आपने शासन का लंबा अनुभव देखा है, मुद्दे को करेंगे क्या? क्या कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद अब सब कुछ खत्म हो गया, अब जो सरकार चाह रही है वही होगा? या पहले विपक्ष के नाते हमारी ये मांग है कि सरकार का दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट सामने दिखाई देना चाहिए कि वास्तव में आखिर करने क्या जा रहे हैं। यहाँ बोर्ड लगना चाहिए, यहाँ पे लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आखिर क्या है। लेकिन आप बंद पर्दे के पीछे खेल खेलेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा। तो पहले हमारी संवेदनशीलता के साथ में मांग है, हमारे प्रत्यारों पे सीधे नहीं जाना चाहते, पहले आप बताइए। और यदि मंशा पर जो हमको अभी शक है, निश्चित रूप से इसके खिलाफ में हम खड़े होंगे। ये ज़मीन आम जनता की ज़मीन है और जिसका रेट्स है सरकार की ज़मीन है, सरकार को इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, पूरी राशि आना चाहिए यदि बनता है तो। लेकिन उसके पहले हमारी मांग है कि जो 300 मकान के जो है कर्मचारी लोग रहते हैं उनको यहाँ पर व्यवस्थीकरण रूप से मकान बनाए। हमारी बस्तियाँ हैं, बस्तियों को आज BSUP के आधार पर यहाँ पर एक आरक्षित करके ज़मीन उनको आवंटन किया जाए और व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने से हमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों आखिर 10 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा आदमी? यहाँ पर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट लैंड होती तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बनाए कॉम्प्लेक्स, बसाहट करे, अच्छा सुख सुविधा दे जो प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि सब दृष्टिकोण सरकार को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो आम लोग भी साथ में है, अभी तो नेता ये विपक्ष के रूप में है, इन्होंने अपनी बातें रखी, आम लोग के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या इस तरह की भी कोई चीज़ें हो सकती है? जो बातें आ रही हैं कि आम लोगों की पहुँच से दूर हो जाएगा प्रोजेक्ट या फिर सरकार की जो मंशा है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? सर मैं इससे तो इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन इससे हटकर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इरिगेशन की भूमि है, इरिगेशन जो हमारे यहाँ इंजीनियर्स करेंगे। अब हमारे जो चीफ इंजीनियर है, हमारे प्रमुख अभियंता है, जब अभियंता वाला कोई भी कार्यालय होता है उसका प्रमुख इंजीनियरिंग एंड चीफ जो भी है XYZ है। तो हमारा सिविल से संबंधित हमारे काम, हम डैम्स बनाते हैं, हम वगैरह वगैरह कैनाल बनाते हैं, हम बिल्डिंग में बना सकते हैं। अनावश्यक रूप से अगर हाउसिंग बोर्ड की बात तो बाद में पैदा होती है। हम चाहें, इरिगेशन चाहे तो खुद भी इसको रीडेवलप करके इसको बनाकर अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि आज वजूद का सवाल है, आज अस्तित्व खत्म है इरिगेशन का।
इरिगेशन अपनी पूरी ज़मीन को पहले केनाल रोड के लिए उसने समर्पित कर दिया, फिर अपने उठा के अभी हाउसिंग बोर्ड को दे दिया। उसके बाद भी 300 क्वार्टर का कोई अता पता है नहीं जो यहाँ के रहवासी थे मूल रूप से, जिन्होंने नियमानुसार जिनको आवंटित किया गया था, जो नियमानुसार उसका हर कुछ को पे करते हुए उन लोग यहाँ रहते थे। नियरेस्ट था कार्यालय के नज़दीक 10 से 15 किलोमीटर दूर अगर आप किसी को विस्थापित करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होगी आने जाने की, समय पे आना, समय पे जाना, और कई सारी समस्याएं पैदा होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनको नुकसान होगा, आने जाने होगा। ये तमाम जो आशंकाएं हैं वो निश्चित रूप से सरकार को इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनी सिंचाई विभाग की है। कह रहे हैं कर्मचारी कि हम खुद अभियंता है, हम खुद बना सकते हैं, ज़मीन हमारी है। हाउसिंग बोर्ड सक्षम संस्था के रूप में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करीब 300 परिवारों को अनदेखी करके शहर से 15-20 किलोमीटर दूर भेजना। और एक जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्राइवेट बिल्डर्स को बेशकीमती ज़मीन सौंप करके आखिर किसका फ़ायदा होगा? आम लोगों का या मिडिल क्लास लोगों का तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। ये भी एक सच्चाई है। तो इस सच्चाई पे सरकार और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को भी सोचना होगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।